हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। हम यहाँ पर पीवाईक्यू बेस पर यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम सबसे पहले गवर्नेंस के प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम गवर्नेंस का जो टॉपिक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, इसके प्रश्नों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यूरोप और अमेरिका के कई गैर कम्युनिस्ट देशों में पेशेवरी या व्यावसायिकता खेल की महत्वपूर्ण शाखाओं की स्थायी विशेषता बन गई है। क्या आपको लगता है कि पेशेवरी या व्यावसायिकता की शुरुआत या आधिकारिक मान्यता अधिक लड़कों और लड़कियों को खेलों के लिए आकर्षित करेगी और भारत में खेलों के राष्ट्रीय मानक में सुधार करेगी? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। यह प्रश्न 1981 में आया था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है पेशेवरी या फिर व्यावसायिकता या फिर प्रोफेशनलिज्म। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि खेल को पेशे की तरह देखना, अर्थात जॉब के रूप में खेल को देखना, एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में खेल के लिए तैयारी करना और फिर उसमें जाना। उसी के साथ खेल में क्या आ जाए, व्यावसायिक कंपनी आ जाए जो क्या करे, खेल को प्रमोट करे या फिर जो खिलाड़ी है उनको पैसे दे, तो उसे क्या बोलते हैं खेलों में व्यावसायिकता। जैसे जो उदाहरण के रूप में आईपीएल हो गया या फिर जो कबड्डी लीग हो गया या फिर जो फुटबॉल लीग हो गया, वह क्या है, खेलों में व्यावसायिकता का उदाहरण है। यह प्रश्न 1981 के अंदर आया था। तब भारत के अंदर खेलों में इतनी व्यावसायिकता नहीं थी। अब तो आप देख रहे हैं कि जैसे कबड्डी, फुटबॉल और अन्य कई गेम्स को लेके जो खेलों में व्यावसायिकता आ चुकी है। जबकि उस टाइम क्या हुआ था, अमेरिका और यूरोप में ये तेजी से बढ़ रहा था। तब यह प्रश्न भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो प्रश्न कह रहा है कि यूरोप और अमेरिका के कई गैर कम्युनिस्ट देशों में पेशेवरी या व्यावसायिकता खेल की महत्वपूर्ण शाखाओं की स्थायी विशेषता बन गई है। तो वहां पर क्या हो गया है, व्यावसायिकता खेल का एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। जैसे कोई खेल है, फुटबॉल हो गया या फिर रग्बी हो गया, तो उनमें क्या आ गई, व्यावसायिकता आ गई। जैसे जो अभी आईपीएल के थ्रू यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो उस प्रकार से वहां उन खेलों के टूर्नामेंट हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, कई युवाओं को उन खेलों में आकर्षित किया, क्योंकि कई लोग उस टाइम फेमस हो रहे थे, बहुत सारे खिलाड़ी इससे पैसा कमा रहे थे। तो इस फेम ने और पैसे ने कई लड़के और लड़कियों को वहां पर आकर्षित किया है। तो वहां पर खेलों के अंदर क्या आ चुकी थी, व्यावसायिकता आ गई थी। तो अब प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि जो पेशेवरी या व्यावसायिकता की शुरुआत या आधिकारिक मान्यता अधिक लड़के और लड़कियों को खेलों के लिए आकर्षित करेगी? यह प्रश्न का पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग है, भारत में खेलों के राष्ट्रीय मानक में सुधार करेगी। अगर खेलों में व्यावसायिकता आती है तो क्या युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करेगी, या फिर भारत के अंदर जो खेल के मानक है, जो स्टैंडर्ड है, राष्ट्रीय मानक, उनमें सुधार करेगी, जो खेल को है उच्च क्वालिटी का बनाएगा, उसके अंदर जो डोपिंग जैसी प्रथाएं हो गई या उसके प्रैक्टिस के अंदर जो मानक हो गए, उनमें सुधार करेगी। तो इसको हमें यहाँ पर कुछ कारणों के साथ बताना है कि कैसे है जो लड़के और लड़कियों को आकर्षित करेगा या किस प्रकार से भारतीय मानक या स्टैंडर्ड में सुधार करेगी। तो यह तो प्रश्न की मेन डिमांड हो गई। तो हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में जो पेशेवरी या व्यावसायिकता का अर्थ समझाएंगे कि पेशेवरी और व्यावसायिकता होती क्या है, फिर उसको आईपीएल का एग्जांपल देके समझा सकते हैं, या फिर कोई फुटबॉल का लीग हो गया उसका एग्जांपल देके समझा सकते हैं, फीफा जैसे वर्ल्ड कप हो गए। तो ये क्या हो गई, खेलों में व्यावसायिकता हो गई। अब हम हमारी मेन डिमांड पर आते हैं। हम प्रश्न का जो पहला भाग है उसको यहाँ पर समझेंगे। तो प्रश्न का पहला भाग था कि व्यावसायिकता की शुरुआत या आधिकारिक मान्यता अधिक लड़के और लड़कियों को खेलों की ओर आकर्षित करेगी? तो हम कहेंगे हाँ, आकर्षित करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पहला पॉइंट है कि खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा। अब क्यों करेगा खिलाड़ियों को आकर्षित? क्योंकि व्यावसायिकता से क्या आएगा, कुछ पुरस्कार आएगा, वित्तीय स्थिरता की क्षमता आएगी, जिसके कारण क्या होगा, पैसे और प्रतिष्ठा के लिए कई खिलाड़ी इस खेल की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे जो भारत के अंदर आईपीएल की शुरुआत हुई, तो देश के अंदर क्या हुआ, क्रिकेट के प्रति एक अलग ही जुनून पैदा हो गया और अधिक से अधिक लोग क्या करना चाहते हैं, आईपीएल खेलना चाहते हैं और अपने जो खेल की क्वालिटी है, अपने क्रिकेट की क्वालिटी है, उसमें दिन रात मेहनत करके सुधार करते हैं। तो ये क्या करेगा, खिलाड़ियों को खेल के प्रति आकर्षित करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्नत बुनियादी ढांचा होगा। अगर खेल के अंदर व्यावसायिकता आएगी, कई बहुत सारी कंपनियां अगर खेल के अंदर इन्वेस्ट करेगी, तो क्या होगा, खेल के जो स्टेडियम वगैरह हैं उनमें सुधार होगा, खेल के लिए प्रशिक्षण शालाएं हैं उनमें सुधार होगा। अगर बहुत अधिक लोग खेलों के प्रति आकर्षित होंगे तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही अधिक कोचिंग खुलेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो खेलों के लिए बुनियादी ढांचा है उसका विकास होगा। और सरकार भी इसी के साथ अगर आकर्षण खेलों के प्रति बढ़ेगा, ठोस कदम उठाएगी, तो इससे क्या होगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा में सुधार होगा, जिससे क्या होगा, और अधिक खिलाड़ी आकर्षित होंगे। प्रतिस्पर्धा कैसे, जैसे इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल को सभी लोग देख रहे हैं। अब जो खिलाड़ी आईपीएल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिलता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, और अधिक खुली प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखी जाती है। तो इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है।
जैसे जो रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं उनको आयरलैंड टीम के लिए चुना गया क्योंकि हाल ही में जो आईपीएल हुआ है उसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। चौथा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा तो और अधिक खिलाड़ी खेल के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, विश्व स्तर पर नाम होगा। तो खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपना नाम करने के लिए, अपने देश का नाम करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे, जिसके कारण और अधिक वो खेल के प्रति आकर्षित होंगे। जैसे जो अभी डायमंड लीग के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो इससे क्या होगा, और अधिक जो भाला फेंक की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो उससे प्रेरित होंगे और उस खेल के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। पांचवा पॉइंट है कि खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खिलाड़ियों को और अधिक फेम मिल रही है, तो जिसके कारण क्या होगा, और अधिक खिलाड़ी क्या होंगे, उसके खेल के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि वो फेम के लालच में अपने खेल के स्तर को सुधारेंगे। जैसे जो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, खेलों में व्यावसायिकता आती है तो खिलाड़ियों के पैसे और सुविधाओं में वृद्धि होती है। व्यावसायिकता आएगी तो क्या होगा, अधिक दर्शक खेल के प्रति आकर्षित होंगे। तो अधिक दर्शक आकर्षित होंगे तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी खेलों की तरफ ध्यान देगी और वहां पर पैसे इन्वेस्ट करेगी। तो खिलाड़ियों को वहां से क्या मिलेगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो उस खेल में यदि पैसे अधिक दिखेंगे तो और खिलाड़ी उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो यह किस कारण संभव होगा, व्यावसायिकता के कारण ही संभव होगा। जैसे जो आईपीएल में रिंकू सिंह जैसे जो सामान्य परिवार से आने वाले खिलाड़ियों को भी लाभ मिल रहा है, तो ऐसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके और अधिक जो खिलाड़ी वो खेल के प्रति आकर्षित होंगे। और खेलों में व्यावसायिकता आने से क्या होगा, जो खिलाड़ी हैं उनको और अधिक विश्व स्तर पर ख्याति मिलेगी, तो उन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे और उनसे सीखकर उस खेल के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। जैसे अभी भारत के प्रोफेशनल यूएफसी बॉक्सर हैं अंशुल जुबली, जिनको आपने कई पॉडकास्ट में देखा होगा, तो वो क्या हो रहे हैं, कई जो बॉक्सर हैं उनके लिए प्रेरणा बनकर सामने आ रहे हैं, जिससे और अधिक युवा खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो व्यावसायिकता अगर खेलों में आएगी तो क्या होगा, और अधिक युवाओं को वो खेल के प्रति आकर्षित करेगी। तो जो हमने विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से इसको यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि व्यावसायिकता भारत में खेलों के राष्ट्रीय मानक में सुधार करेगी, व्यावसायिकता आने से भारत के अंदर किस प्रकार से जो खेल के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें सुधार होगा, उसको हमें यहाँ पर समझाना है। जैसे खेलों में व्यावसायिकता आने से क्या होगा, खिलाड़ी उसको रोजगार के साधन के रूप में देखेंगे, तो उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उस खेल के प्रत्येक पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे क्या होगा, खेल के जो मानक है उसमें सुधार होगा। अगर भारत के अंदर खेलों में व्यावसायिकता आएगी तो क्या होगा, आधारभूत संरचना में विकास होगा, जिससे क्या होगा, अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, जैसे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो व्यावसायिकता के आगमन से खेलों के आधारभूत संरचना में भी विकास होगा, और यदि अच्छी आधारभूत संरचना होगी तो और अधिक खिलाड़ी अच्छे स्टैंडर्ड के साथ खेलों को सीख पाएंगे। और यदि खेलों में व्यावसायिकता आती है तो भारतीय स्थानीय खेल हैं उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी। कैसे, जो भारत का खेल हो गया कबड्डी हो गया, तो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत ही इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पर कबड्डी खेलने आ रहे हैं, या फिर जो भारतीय खिलाड़ी है वो अपनी विश्व स्तर पर अलग से छाप छोड़ रहे हैं। तो इससे के कारण क्या हो रहा है, जो भारत का खेल कबड्डी था उसको क्या मिली, वैश्विक मान्यता मिली। और यदि खेलों के अंदर व्यावसायिकता आती है तो क्या होगा, जो भारत के खिलाड़ी होंगे अच्छे निखर कर सामने आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश का खेलों के अंदर नाम रोशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, भारत के अंदर खेलों के राष्ट्रीय मानक में सुधार होगा। जैसे जो भारत के अंदर फुटबॉल लीग हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हमारे सामने पेश हो रहे हैं, जिसके के बल पर भारत ने क्या हुआ, अभी का जो एशिया कप है फुटबॉल वाला वो जीता। और भी पॉइंट है, जैसे कि सभी खेलों की तरफ दर्शकों का ध्यान ले जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सभी खेलों को पहचान मिलेगी। जैसे जो पहले भारत में क्रिकेट को ही ज्यादा पहचान मिली हुई थी, तो व्यावसायिकता अन्य खेलों में भी आई, जिसके कारण भारत के अंदर फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के प्रति भी लोगों का ध्यान गया है, जिसके कारण क्या होगा, उनके खेलों के स्टैंडर्ड में सुधार होगा। अब यदि भारत के अंदर क्या हो रहा है, खेलों में व्यावसायिकता आ रही है, तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट होंगे, जिसके कारण विश्व स्तर के बेहतरीन कोच हैं वो भारत के अंदर आएंगे और वो जो भारत के स्थानीय खिलाड़ी है उनको ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनको अपने खेल स्तर को सुधारने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिसके कारण भारत का जो खेल स्टैंडर्ड है उनमें सुधार होगा। जैसे जो आईपीएल आने से भारत के जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, ब्रायन लारा जैसे जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनसे कोचिंग लेने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिकता का आगमन से जो भारत में खेलों के राष्ट्रीय मानक में सुधार होगा। अब ये तो हमने व्यावसायिकता का सकारात्मक पक्ष बता दिया, अब इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, किस प्रकार से भारत के अंदर जो व्यावसायिकता है वो खेलों के स्टैंडर्ड में गिरावट भी कर सकती है, खेलों के मानक के अंदर गिरावट, तो वो किस प्रकार से खेलों के मानक में गिरावट का कारण भी बन सकती है। जैसे अगर व्यावसायिकता आती है खेलों के अंदर तो खिलाड़ियों पर क्या बनता है, दबाव और तनाव जैसी स्थिति आती है, क्योंकि उन्हें व्यावसायिक स्तर पर खेल में बने रहने के लिए, लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दबाव बनेगा, तो उनके ऊपर क्या आएगा, दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, वो टेंशन में रहेंगे, क्योंकि अगर यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा तो इतना कंपटीशन है, उनकी जगह किसी कोई और खिलाड़ी रिप्लेस कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, खिलाड़ियों के अंदर दबाव और तनाव जैसी स्थिति पैदा होगी। और यदि खेलों के अंदर व्यावसायिकता आ रही है
तो खेलों के अंदर भी असमानता आएगी और क्षेत्रीय असमानता भी देखी जाएगी। तो व्यावसायिकता कहाँ पर आएगी? उन खेलों के अंदर ही आएगी जहां पर दर्शक वर्ग ज्यादा है। उन खेलों के प्रति व्यावसायिकता नहीं आएगी जहां पर एक छोटा दर्शक वर्ग है। भारत के अंदर जैसे क्रिकेट को है उसको तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जो दूसरे खेल हो गए, एथलीट वाले खेल हो गए, उनको इतनी मान्यता नहीं है। और दूसरा, जो व्यावसायिकता आएगी उससे शहरों के अंदर क्या होगा, आधारभूत संरचना का विकास होगा, जबकि गांव के अंदर ऐसा नहीं देखा जाएगा। तो गांव के खिलाड़ी उनको असमानता का सामना फेस करना पड़ेगा। जैसे जो क्रिकेट के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर खिलाड़ी कहां से होंगे, मुंबई से होंगे या फिर दिल्ली से होंगे। जैसे रणजी ट्रॉफी होगी या दिलीप ट्रॉफी होगी, उसके अंदर बार बार कौन जीत रही है, मुंबई ही जीत रही है। और खेलों के अंदर व्यावसायिकता आने से क्या होगा, शौकिया भावना का अवमूल्यन होगा। अब शौकिया भावना से क्या तात्पर्य है? शौकिया भावना से तात्पर्य है कि हम शौक के लिए खेल खेलना, जैसे हम किसी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। अब शौकिया भावना का कैसे अवमूल्यन होगा? जैसे भारत के अंदर आईपीएल आया तो क्रिकेट में क्या लाया, व्यावसायिकता लाया। तो अब आप देखेंगे जो प्रत्येक क्रिकेट खेलने वाला है वो आईपीएल के अंदर खेलना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कोचिंग्स में जाकर खेलेगा, गली मोहल्ले में नहीं खेलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, शौकिया भावना का क्या होगा, अवमूल्यन होगा। और चौथा पॉइंट है कि खेलों में व्यावसायिकता आने से क्या होगा, जो खेल है उसका व्यावसायीकरण हो जाएगा। तो खेल को व्यवसाय से ही जोड़कर देखा जाएगा। जैसे आज अब देख पा रहे हैं क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, हर देश के अंदर व्यावसायीकरण आ गए हैं। अब जैसे भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है तो पाकिस्तान पीएसएल हो रहा है, तो इस प्रकार से हर देश के वहां पर कोई ना कोई क्रिकेट का कंपटीशन हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट के खेल थे वह कम हो गए हैं। जैसे जो पहले टेस्ट के मैच बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब वो टेस्ट के मैच इतने नहीं होते। तो यह क्या हो रहा है, व्यावसायिकता का प्रभाव खेलों के ऊपर देखा जा रहा है। पांचवा पॉइंट है कि खेलों के अंदर व्यावसायिकता आने से क्या होगी, नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होगी। खेलों के अंदर क्या होगा, ज्यादा फिक्सिंग हो सकती है और डोपिंग जैसे मामले खेलों के अंदर देखे जा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, किसी न किसी प्रकार से पैसे हासिल करना चाहेगा या किसी न किसी प्रकार से खेल को जीतना चाहेगा। जैसे जो आईपीएल के अंदर कई खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में पाए गए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर खिलाड़ी थे श्रीसंत। तो यहाँ पर हमने प्रश्न की डिमांड को अच्छे से समझा दिया है। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि खेलों के अंदर नैतिकता और व्यावसायिकता के बीच संतुलन बिठाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों जैसी प्रतियोगिताओं की मेजबानी का फैसला करते समय केवल लागत लाभ विश्लेषण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। तो यह प्रश्न 2010 के अंदर आया था और 2010 के अंदर भारत के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार के पीवाईक्यू को आप एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल जैसे खेल हो गए, उनका जो आयोजन किसी देश के अंदर होता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसका लागत और लाभ का विश्लेषण ही नहीं किया जाना चाहिए। कैसे लागत और लाभ का, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो उसके अंदर किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च हुए देश के, उसको आयोजन करने के लिए, जो बाहर के खिलाड़ी आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जो भारत का व्यय हुआ, या उनकी जो सुविधा के लिए भारत का जो व्यय हुआ, तो उस व्यय को ही नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य पार्ट्स भी हैं, उनको भी देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने वाला लाभ को ही नहीं देखना चाहिए, उसके अन्य पक्ष भी हैं, उसको हमें यहाँ पर बताना है कि लागत लाभ विश्लेषण के अलावा क्या सकारात्मक पक्ष हैं, या फिर इस प्रकार के जो आयोजन करते हैं उसके और क्या नकारात्मक पक्ष हैं व्यय को छोड़कर, तो उसको हमें यहाँ बताना है। तो हम हमारे उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम उत्तर में बता सकते हैं यहाँ पर लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ। तो साथ में हमें अगर करंट का क्वेश्चन है तो उसको ऐसे बता सकते थे, 2010 के अंदर भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ। तो अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, जैसे भारत के अंदर क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है 2023 में, तो ऐसा क्वेश्चन वापस आ सकता है। तो उस बेस पे इंट्रो बना सकते हैं कि जो 2023 के अंदर भारत में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए लागत और लाभ को अलावा भी और कई पक्ष हैं, उनको भी देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेन बॉडी में खेल के आयोजन से जुड़े हुए अन्य लाभ लिखे गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ। यदि किसी देश के अंदर किसी प्रकार के किसी खेल का आयोजन हो रहा है, कोई प्रतियोगिता का देश होस्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कई बाहरी लोग देश में आएंगे, बाहरी मीडिया देश में आएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ होंगे। किस प्रकार से जो भारत की संस्कृति है उसको मीडिया कवरेज मिलेगी, भारत की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको मीडिया कवरेज मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, उसको वैश्विक पहचान मिल पाएगी। और इसके साथ क्या होगा, अन्य संस्कृतियों का भारत के अंदर आगमन होगा, तो उससे भारत सीखेगा। तो क्या होगा, संस्कृतियों के अंदर आदान प्रदान होगा। जैसे जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ तो भारतीय संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। और यदि किसी देश के अंदर इस प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है तो उस देश के अंदर बुनियादी ढांचे का विकास होगा। कैसे बुनियादी ढांचे का विकास होगा, तो कतर के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे, तो कतर में बहुत अधिक अच्छे स्टेडियम बने, एयरपोर्ट्स का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, होटलों का विकास हुआ। तो इस प्रकार के क्या हुए, आधारभूत संरचना का देश के अंदर विकास हुआ। और इस प्रकार के आयोजनों से क्या होगा, पर्यटन और आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। अब बाहर से पर्यटक आएंगे, बाहर से बहुत सारी चीजें खरीद के ले जाएंगे, बाहर से क्या होगा,
निर्यात भी बढ़ेगा। तो खेलों के आयोजन से क्या होगा, पर्यटन और आर्थिक बढ़ावा भी मिलेगा। जैसे जो लंदन के अंदर 2012 के अंदर ओलंपिक का आयोजन हुआ गया था, उसके अंदर पर्यटन खर्च में 2.1 बिलियन पाउंड का जीडीपी में योगदान दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आयोजन बड़े लेवल पर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार से जो खेलों का आयोजन अगर किसी देश के अंदर होगा तो वहां क्या होगा, खेलों को बढ़ावा मिलेगा। किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे किसी देश के अंदर किसी खेल का आयोजन हो रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि उस देश का खिलाड़ी उस खेल के अंदर जीते, क्योंकि उसकी जो काफी कंडीशन उसके फेवर में होती है। जैसे जो भारत के अंदर 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ तो भारत ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। तो उससे क्या हुआ, भारत के अंदर उन खेलों के प्रति क्या हुआ, एक दृष्टिकोण चेंज हुआ। भारत के हर घर के अंदर उन खेलों से जुड़ी हुई बातें होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, देश के अंदर उस प्रकार के जो खेल हैं उनको बढ़ावा मिला। और खेलों के आयोजन से और क्या हो सकता है, राजनीतिक संबंध सुधर सकते हैं। जैसे अभी देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है तो क्या होगा, इससे पाकिस्तान टीम भारत आएगी। तो इस प्रकार से खेल के माध्यम से क्या हो सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। और यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है कि जो दक्षिण कोरिया के अंदर 2018 में शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था, उससे जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में सुधार हुआ। अगला पॉइंट है कि जो खेलों का आयोजन होगा तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि खेलों का आयोजन किसी शहर के अंदर ही होगा। जैसे जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ, तो दिल्ली में क्या हुआ, शहरी नवीकरण हुआ, सड़कों का विकास हुआ, दिल्ली की साज सजावट हुई। जैसे अभी दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है तो दिल्ली के अंदर रंग रोगन का कार्य हो रहा है, दिल्ली के अंदर जगह जगह गमले लगाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, शहर का जो विकास हो रहा है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम से दिल्ली का विकास हुआ। और इस प्रकार के खेलों के आयोजन से क्या होगा, मीडिया एक्सपोजर मिलेगा। जैसे यदि भारत कभी भविष्य में ओलंपिक को होस्ट करे तो क्या होगा, वैश्विक मीडिया भारत के अंदर आएगी, जिसके कारण क्या होगा, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो मूल्य हैं, उनका क्या होगा, वैश्विक कवरेज होगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, भारत को मीडिया एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे जो 2016 के अंदर रियो के अंदर ब्राजील के अंदर ओलंपिक हुए, उसने ब्राजील की विविध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया, जिससे क्या होगा, ब्राजील के अंदर वैश्विक पर्यटन का विकास हुआ, या फिर जो व्यावसायिक निवेश है उसमें वृद्धि हुई। तो ये तो क्या हो गए, अन्य लाभ हो गए। तो ये एक पॉइंट छूट गया। जैसे जो राष्ट्रीय गौरव को और पहचान भी मिलेगी। जैसे भारत ने 2017 के अंदर फीफा अंडर 17 का आयोजन किया तो भारत ने फुटबॉल जगत को बताया कि हम भी इस प्रकार के खेलों को होस्ट करने की क्षमता रखते हैं, हमारे देश में भी इस प्रकार के स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। तो ये क्या कर रहा है, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र को पहचान दिला रहा है। तो इसके साथ ही खेलों को होस्ट करने का एक नकारात्मक पॉइंट भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे जो इस प्रकार के खेलों का आयोजन होगा तो क्या होगा, इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जैसे भारत के अंदर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ तो जिसके कारण क्या हुआ, भारत का एक बजट का हिस्सा कहाँ खर्च हुआ, उस प्रतियोगिता को आयोजित करने में खर्च हुआ। तो ये बजट कहीं और से तो आया नहीं, कहीं दूसरी परियोजनाओं से निकाला गया होगा। तो देश के अंदर क्या होता है, इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है और जो दूसरी परियोजनाओं के अंदर धन लगना चाहिए वहां पर इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। और इस प्रकार के जो खेलों का आयोजन है वो अल्पकाल के फोकस पर ध्यान करता है। जैसे जो दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ तो उसने क्या किया, उस समय वहां पर जो बाहर से जो मेहमान आ रहे थे उनको अच्छा दिखाने के लिए वहां पर क्षेत्र विशेष के अंदर ही सड़कों का विकास हुआ, वहां पर रंग रोगन हुआ। लेकिन जो दूसरी दिल्ली थी उसका हाल तो बेहाल था। तो ये क्या कर रहा है, अल्पकालिक फोकस या फिर सीमित क्षेत्रों पर ही फोकस करता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसकी अवसर लागत होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कहीं से पैसा निकाल के उस खेल के आयोजन में पैसा इन्वेस्ट होगा तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य या गरीबी उन्मूलन जैसे जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ से छूट जाते हैं। और जो खेलों का आयोजन होता है उसका पर्यावरणीय प्रभाव भी देखा जाता है। जैसे अभी कतर के अंदर इस बहुत ही ह्यूज लेवल पे बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ या फिर एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ तो वहां पर अपशिष्ट उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण में गिरावट आई है। कंक्लूजन में हम मध्य मार्ग बता सकते हैं कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन होना चाहिए और लागत लाभ विश्लेषण के अलावा अन्य लाभों और हानियों को भी नजर में रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक जननी तकनीक के संदर्भ में भारत वाणिज्यिक सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा है। भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए विनियमन तैयार करते समय किन प्रमुख जैविक, कानूनी और नैतिक मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न 2012 के अंदर आया था। पहले तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, सहायक जननी तकनीक और सरोगेसी। सहायक जननी तकनीक से तात्पर्य है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम गर्भाधान जैसी प्रक्रियाओं का यूज करके गर्भावस्था प्राप्त करना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है लैब के अंदर युग्मनज का निर्माण करना। और सरोगेसी से तात्पर्य है कि जो एक्स महिला है वह ए और बी जो दंपति हैं उसके लिए बच्चा पैदा करेगी। कैसे, जैसे ए पुरुष का शुक्राणु लेके बी महिला का अंडाणु लेके युग्मनज का निर्माण लैब के अंदर करके इस एक्स महिला के गर्भ में उनको रोपित कर देना। तो ये तो क्या मतलब हो गया, सरोगेसी का मतलब हो गया। तो ये प्रश्न कह रहा है कि सहायक जननी तकनीकी विकास से क्या हुआ, भारत क्या हो गया, वाणिज्यिक सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा। वाणिज्यिक सरोगेसी से तात्पर्य है कि पैसे लेके जो ये एक्स महिला है वो ए व बी दंपति से क्या ले रही है, एक अमाउंट चार्ज कर रही है और उनके लिए 9 महीने बच्चा अपनी कोख में पाल रही है। तो सहायक जननी तकनीक के रूप में वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भारत उभरा है।
तो इस प्रकार से जो वाणिज्यिक सैरोगेसी हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या जैविक, कानूनी और नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए विनियमन तैयार करते समय, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ प्रश्न के दो भाग हो गए। पहला भाग तो है कि जो भारत वाणिज्यिक सैरोगेसी के रूप में उभरा है, और प्रश्न का जो दूसरा भाग है वह कह रहा है कि जो भारत में सैरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए विनियमन तैयार करते समय कौन कौन से जैविक, कानूनी और नैतिक मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में जो भी हमने डिस्कस किया, जो सहायक प्रजनन तकनीक और सैरोगेसी को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इस प्रकार का जो उद्योग है उसके अंदर तेजी से विकास हुआ है, जो सैरोगेसी का उद्योग भारत के अंदर बना। जैसे भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो सहायक प्रजनन तकनीक है उससे जुड़े क्लिनिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई दी। जैसे जो 2001 से लेके 2010 के अंदर देश के अंदर 2500 से अधिक इस प्रकार के क्लिनिक खुल गए। और भारत सैरोगेसी के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कैसे उभरा? भारत के अंदर क्या हुआ? सैरोगेसी के लिए वैश्विक आकर्षण हुआ। जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि 2015 में भारत का सैरोगेसी बाजार लगभग $400 मिलियन था, जो यह बता रहा है कि सैरोगेसी के लिए वैश्विक आकर्षण कैसे है। और भारत वाणिज्यिक सैरोगेसी के केंद्र के रूप में कैसे है? जैसे भारत के अंदर सैरोगेट माताओं के लिए आर्थिक अवसर प्राप्त हुए। 2012 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में बताया गया कि जो सैरोगेसी ने गरीब महिलाओं के लिए वित्तीय जीवन रेखा प्रदान की। तो यह बता रहा है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो और अधिक इस सैरोगेसी जैसी प्रथाओं में जुड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है? भारत वाणिज्यिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। और चौथा पॉइंट है कि जो विदेशी नागरिकों से उच्च मांग है, तभी तो भारत बताएगा कि भारत वाणिज्यिक सैरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा है। मांग बहुत ही अधिक है। जैसे सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने 2015 में बताया कि लगभग 50% सैरोगेट माताएं विदेशी नागरिकों के लिए बच्चा पैदा कर रही थी। तो ये बता रहा है कि विदेशी नागरिकों से भी भारत के अंदर सैरोगेसी के रूप में उच्च मांग देखी जा रही है। अब जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि भारत में सैरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए विनियमन तैयार करते समय कौन कौन से प्रमुख जैविक, कानूनी और नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि कौन कौन से जैविक मुद्दे हैं। पहला पॉइंट है सैरोगेट माताओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा। अब विनियमन तैयार करते समय यह देखा जाए कि जो सैरोगेट माता हैं उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। क्या वो जो बच्चा पैदा करने वाली जो माता है वह स्वास्थ्य रूप से जो सक्षम है या नहीं है। तो विनियमन तैयार करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि यदि कोई महिला अगर सैरोगेसी के रूप में जाना चाहती है तो उसका पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो, क्या वो उस प्रकार की कंडीशन के लिए तैयार है या नहीं है। जैसे जो 2018 के अंदर जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो 20% सैरोगेट माताओं ने गर्भकालीन मधुमेह अनुभव किया। तो 20% महिला को क्या हो गया? डायबिटीज हो गया था। तो सैरोगेट माता है उनके स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को जांचा जाना चाहिए। और इस प्रकार का विनियमन तैयार करते समय यह ध्यान रखे कि जो कोई महिला एक से अधिक बार सैरोगेसी के रूप में गर्भ धारण ना करे, क्योंकि यह जो बच्चा और जो दो माता है उन दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। तो इस प्रकार के जो जैविक मुद्दे हैं उनको विनियमन तैयार करते समय ध्यान रखा जाए। अब कानूनी मुद्दे कौन कौन से हैं? पहला है अधिकार और सहमति। इसका ध्यान रखा जाए। कैसे? सैरोगेसी से पहले जो दंपति हैं जो सैरोगेसी से अपनी संतान प्राप्त करना चाहती है वह एक्स महिला के साथ अच्छे से एक लीगली एग्रीमेंट बना ले कि जो बच्चा पैदा होगा वो उस माता पिता का ही होगा, उस पर उसका कोई हक नहीं होगा। या यदि बच्चा पैदा होने से पहले माता पिता भाग जाते हैं तो उसका क्या समाधान होगा। तो इस प्रकार के जो अधिकार और सहमति से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। और कौन सा कानूनी मुद्दा है? पेरेंटेज और नागरिकता से संबंधित जो इश्यू है उसका भी ध्यान रखा जाए। कैसे? जैसे अभी देखा था कि जो 50% सैरोगेसी हो रही थी 2015 तक वो विदेशी नागरिकों के लिए हो रही थी। तो इस प्रकार से विदेशी नागरिक हैं भारत के अंदर आकर किसी महिला के साथ सैरोगेसी का एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो संतान उत्पन्न होने से पहले विदेश भाग जाते हैं और अपने बच्चे को साथ नहीं ले जाते हैं। तो उसका क्या समाधान होगा, उस मुद्दे को कैसे देखा जाएगा, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे लागू करेंगे, तो उसको भी विनियमन तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए। तो अब इसका एग्जाम्पल जो मिमी मूवी आई थी कृति सेनन की, जिससे आप समझ सकते हो। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बेबी मंजी यामदा मामले के अंदर जहां भारतीय सैरोगेट से पैदा हुआ जापानी बच्चे को माता पिता के विवादों के कारण राज्यविहीन छोड़ दिया गया। अब वो उसको कौन सी नागरिकता मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर जापान की नागरिकता मिलेगी? तो इस प्रकार के जो इश्यू है उनको भी विनियमन तैयार करते समय रिजोल्व कर लिया जाना चाहिए। 2009 के अंदर जो विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट थी उसने जो सैरोगेसी प्रथाओं में कानूनी शून्य को दूर करने के लिए स्पष्ट कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। और तीसरा पॉइंट था कि कौन कौन से नैतिक मुद्दों को ध्यान रखा जाना चाहिए विनियमन तैयार करते समय। सबसे पहला पॉइंट है कि शोषण और सहमति को ध्यान में रखा जाए कि जो गरीब महिलाएं हैं उनका शोषण ना हो, उनको पैसे का लालच देके उनको उससे जुड़े जोखिमों को ना बताकर ही उनको सैरोगेसी के लिए राजी करना। जैसे जो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की रिपोर्ट में पाया गया कि
88% सैरोगेट माताएं जो सैरोगेसी से जुड़े हुए जोखिम थे उससे अनजान थी। और दूसरा नैतिक मुद्दा है कि जो सैरोगेसी जैसी जो प्रथाएं हैं उनका व्यावसायिकरण ना हो जाए। अब सैरोगेसी जैसी प्रथाएं क्या होनी चाहिए, सिर्फ नैतिक रूप से ही होनी चाहिए, उनको व्यावसायिक रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बायोएथिक्स और मानवाधिकारों पर यूनेस्को सार्वभौमिक घोषणा है वह मानव गरिमा के सिद्धांत पर जोर देती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न की जो मेन डिमांड थी उसको स्पष्ट कर दिया है। कंक्लूजन में हम भारत सरकार का कोई कदम बता सकते हैं, जैसे भारत सरकार ने 2015 में वाणिज्यिक सैरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही 2021 में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 में सैरोगेसी का सिर्फ अति आवश्यक स्थिति तक ही सीमित कर दिया। तो ये इस प्रकार का भारत ने स्टेप ले लिया है, उसके साथ हमने अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों को डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है तो थोड़ा टाइम लग गया है। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट या फिर मेरे यूट्यूब बैनर पर मिल जाएगी। और साथ ही आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो जो आज हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, इसके और भी बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं जिसको हम आगे के पार्ट्स में और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।